हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन केमिस्ट्री क्लासेस में वापस से एक बार सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत वेलकम है। आज के हम जो फिजिक्स का यूनिट एंड डायमेंशन जो चैप्टर चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे अब एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। लेट्स नाउ स्टार्ट। तो लेट्स नाउ अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन की रीडिंग, चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन। एक रिलेशन आपको दिया है S is equal to ut plus half at square, where u is initial velocity and a is constant acceleration and s is distance travel in this time t। तो मतलब क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको एक रिलेशन है, जो रिलेशन है s is equal to ut plus half at square, और ये रिलेशन जो है वो डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी u और एक्सेलरेशन और टाइम, ये चार चीज़ों के बीच में एक रिलेशन बनाया गया है जिसे हम मोशन की सेकंड इक्वेशन भी बोलते हैं। ये रिलेशन देखिए, डिस्टेंस s, इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन a और टाइम t, इन चारों के बीच में रिलेशन दिया गया है वेयर u इज इनिशियल वेलोसिटी एंड a इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम। तो फिर मुझे ये सब रिलेशन, इस रिलेशन को डायमेंशन की हेल्प से बताना है कि जो रिलेशन है वो रिलेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास रिलेशन क्या है? रिलेशन आपके पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मुझे ये बताना है। तो सबसे पहले इस रिलेशन को करेक्ट इस्टेब्लिश करने के लिए मुझे इनकी डायमेंशन को रखना होगा। देखो s जो है वो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की डायमेंशन हो जाती है l मीटर में। बिल्कुल बिल्कुल। इनिशियल वेलोसिटी की डायमेंशन हो गई एल टी माइनस वन, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है एल टी माइनस वन, और t की डायमेंशन होती है t। दोनों बात क्लियर है? प्लस की बात करेंगे, प्लस 1/2, हाफ तो कांस्टेंट होगा, उसका तो कोई मैटर नहीं है। उसके बाद मैंने यहाँ देखा एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है एल टी माइनस टू, और टाइम की डायमेंशन t, पर टाइम का क्या है स्क्वायर, तो t का भी स्क्वायर। इस तरह से आप डायमेंशन पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस कांस्टेंट को रिमूव करेंगे, यहाँ से इस कांस्टेंट को हटा देंगे। ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम यहाँ से बिल्कुल अलग कर देंगे। अलग करने के बाद इसका कोई मैटर नहीं है, तो यहाँ सिर्फ क्या बचा आपका L, और यहाँ आपका बचा एल टी माइनस वन इंटू टी, बिल्कुल, प्लस यहाँ पे कितना बचा एल टी माइनस टू, ये एक्सेलरेशन की डायमेंशन है, और यहाँ पे हमारा हो गया टी स्क्वायर। बिल्कुल। तो देखिए सबसे पहले एक टी की पावर प्लस वन और टी की पावर माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएंगे, टी की पावर माइनस टू, टी की पावर प्लस टू, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर? तो यानी कि यहाँ पे जो निकल के आ गया L, और यहाँ पे जो इधर बचा वो भी मेरा L बचा, और साथ में प्लस। बहुत से मूर्ख क्या कर देंगे, L और L मिला करके 12 बना लेंगे। तो अब अगर आप 12 बनाना भी चाहोगे तो बना सकते हैं। कैसे? L लिख दिया, L के बाद कितना लिख दोगे, 2L लिख दोगे। अरे 2 की कोई वैल्यू थोड़ी होती है, 2 तो कांस्टेंट होता है। 2 तो क्या है, कांस्टेंट। तो यानी कि कांस्टेंट और कांस्टेंट को क्या कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं, कांस्टेंट को बिल्कुल एज इट इज छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, L इज इक्वल टू L, यानी कि डायमेंशन आर इक्वल, यानी कि जो इसकी डायमेंशन आ रही है L इक्वल टू L, बिल्कुल इक्वल आ रही है। यानी कि इस S की डायमेंशन इस कंप्लीटली रिलेशन ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के इक्वल आ रही है। इसका मतलब जो गिवन रिलेशन है बेटा, वो रिलेशन मेरा बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, कर सकते हैं। यानी कि दिस रिलेशन इज विल बी करेक्ट, दिस रिलेशन विल बी करेक्ट, जो रिलेशन है वो रिलेशन बिल्कुल करेक्ट है। आपको बात समझ में आ गई? इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। फटाफट इसे नोट डाउन कीजिएगा। तो बेटा हम अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, फिर एक बार क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको भी हमने क्या करना है, रिलेशन को करेक्टनेस बनाना है। तो देखते हैं सबसे पहले, चेक द करेक्टनेस रिलेशन टो इज इक्वल टू आई अल्फा, वेयर टो इज टॉर्क एंड आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस। मुझे एक रिलेशन दिया गया है, वो रिलेशन जो है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में आपको पूरा समझाता हूं बेटा।
सॉल्यूशन कैसे करना है, एक रिलेशन दिया है टो इज इक्वल टू आई अल्फा। ये रिलेशन किस किस के बीच में है मैं आपको बता दूं। ये टी टॉ जो है बेटा ये हमारा टॉर्क होता है, टॉर्क। आई जो होता है बेटा, मैंने अभी आपको डायमेंशन में एक डायमेंशन निकलवाई थी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मैंने डायग्राम बना के आपको समझाया था। और अल्फा जो होता है वो होता है बेटा एंगुलर एक्सलेरेशन। कैसा होता है, एंगुलर एक्सलेरेशन, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, टी से टॉर्क, टॉ से टॉर्क, आई फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा इज एंगुलर एक्सलेरेशन। तो इन तीनों के बीच में ये जो रिलेशन है मेरा टो इज इक्वल टू आई अल्फा, ये मुझे डायमेंशन की हेल्प से बताना है कि ये जो डायमेंशन की हेल्प से कि ये सारा जो रिलेशन है वो करेक्ट है कि नहीं है। तो उसके लिए मुझे क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले टॉर्क की डायमेंशन पता होनी चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन पता होना चाहिए और एंगुलर एक्सलेरेशन की डायमेंशन पता होनी चाहिए। दोनों की दोनों डायमेंशन फटाफट टॉर्क में रखेंगे और रखने के बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे, अगर रिलेशन सेट करके देखेंगे, अगर डायमेंशन इक्वल आ गई इसका मतलब रिलेशन बिल्कुल सही है, अगर डायमेंशन इक्वल नहीं आई तो रिलेशन हमारा गलत है, यानी कि वो फॉर्मूला ही गलत है। करें स्टार्ट। तो सबसे पहले आप एक एक फिजिकल क्वांटिटी को उठाइए। यहाँ पे हमारे पास 3 फिजिकल क्वांटिटी है। सबसे पहले टॉर्क, टॉर्क आपने सुना भी होगा और आप सुनेंगे भी अब आगे चल के क्लास में। टॉर्क इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है यानी कि वो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसे बोलते हैं टॉर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मैं फोर्स की, अगर मैं फोर्स की बात करूं तो यानी कि फोर्स की डायमेंशन होती है mL(T-2) और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन L। तो इसका मतलब टॉर्क की डायमेंशन आ जाएगी mL(T-2)। करेक्ट, सही बोल रहा हूं ना मैं बिल्कुल। तो यानी कि ये टॉर्क है, टॉर्क की जगह डायमेंशन कितनी आ जाएगी mL(T-2). ये फॉर्मूला आपको याद रखना है टॉर्क का कि टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नंबर सेकंड पे बेटा मेरे साथ आ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। आई इज इक्वल टू मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यानी कि आई, मास की तो डायमेंशन बेटा मास होती है और डिस्टेंस की डायमेंशन एल होती है, पर एल का स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए मैं आई की डायमेंशन बोल सकता हूं mL²। बहुत अच्छे बेटा, ये आगे डायमेंशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। थर्ड फिजिकल क्वांटिटी बची एंगुलर एक्सलेरेशन। अब एंगुलर एक्सलेरेशन की अगर मैं बात करूं, एंगुलर एक्सलेरेशन, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, एंगुलर एक्सलेरेशन। अब एंगुलर एक्सलेरेशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं इसे ओमेगा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। अल्फा एंगुलर एक्सलेरेशन अल्फा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी अपॉन कितना आ जाएगा बेटा, टाइम। बिल्कुल सही बात। अगर मैं आपसे बात करूं एंगुलर वेलोसिटी, आपको पता है डायमेंशन कितना होता है, एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन t-1 होती है। अगर आपको पूरा ही निकालना है तो सबसे पहले आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है, हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है क्या, आर्क अपॉन रेडियस, यानी कि वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, ठीक है। यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। जैसे ही आप डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी निकालेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपकी यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, बट टाइम t तो ऊपर चला गया t-1, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन होती है t-1, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन होगी t-1 और टाइम नीचे t। अब ये ऊपर पावर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव, ऊपर चला जाएगा तो ये भी नेगेटिव बनेगा, तो t-1 तो कितना बनेगा t-2, यानी कि एंगुलर एक्सलेरेशन की डायमेंशन अल्फा की कितनी आ गई बेटा, t-2। अब मैं क्या करूंगा, इस रिलेशन के अंदर इसको रखने की कोशिश करता हूं, जो आपका रिलेशन है टो इज इक्वल टू आई अल्फा, टो इज इक्वल टू आई अल्फा। अब आई की जगह क्या रखूंगा बेटा,
पहले टॉ की जगह रखूँ ml/t-2, तो टॉर्क की जगह रखूँगा ml/t-2, ये रिलेशन बिल्कुल सही है। उसके बाद आई की बात करूँगा, आई आ गया हमारा ml2, उसके बाद इतना ये कितना आ गया टाइम, इसका एंगुलर अल्फा की जगह क्या रखूँगा t-2, तो मैंने दोनों तरफ देखा, दोनों तरफ यहाँ पे निकाल के देखा ml/t-2 इज इक्वल टू ml/t-2, क्लियर। यानी कि दोनों के देखो ml/t-2 ml/t-2, मतलब टॉर्क की जो डायमेंशन होती है वो आई अल्फा के इक्वल, आई की नहीं आई, बिल्कुल आ गई। जब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड की डायमेंशन इक्वल हो जाएंगी, इसका मतलब ये गिवन रिलेशन जो है वो बिल्कुल सही है। यानी कि यहां लिख सकते हैं कि LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट्स रिलेशन विल बी करेक्ट, इट्स रिलेशन विल बी करेक्ट। ये रिलेशन जो है वो क्या है, विल बी, एकदम आपका बिल्कुल करेक्ट है बेटा, ये रिलेशन आपका करेक्ट है। क्या आप कर सकते हैं, इसको फटाफट से नोट कीजिएगा बेटा। तो बेटा अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 की सबसे पहले रीडिंग करते हैं। उसने बोला द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, सर ये तो फर्स्ट बार सुना है, अभी इसके बारे में बताएंगे। ऑफ ए बॉडी इज गिव E इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी यूजिंग द इक्वेशन, इस इक्वेशन को यूज कीजिए एंड वी कैन फाइंड डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिससे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सॉल्यूशन के अंदर आपको बता दूं कि आपके पास एक बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है, मतलब देखिए ये एक्सिस होता है भाई, इसको हम वर्टिकल एक्सिस +y मान के चल सकते हैं, इसको हम -y मान के चल सकते हैं, और ये हमारा +x एक्सिस हो सकता है और ये -x एक्सिस हो सकता है। तो मैं कोई सी भी एक्सिस ले लूं और सपोज करूं मैं हमेशा वर्टिकल एक्सिस की बात करता हूं, यहाँ पे मैं वर्टिकली एक्सिस की बात करता हूं, तो वर्टिकली एक्सिस के अंदर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरह से रोटेट करूँगा, यानी कि वर्टिकली एक्सिस के अंदर इस तरह से रोटेट करने वाला हूं। तो जब ये इस तरह से रोटेट कर रही है तो रोटेट करने पे एक एनर्जी जनरेट होगी, उसे बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि आप इतना मैं आपको बता दूं, अगर इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, चाहे वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करे, चाहे वो अपने एक्सिस के अलोंग मूव करे, तो मूव करने पर यानी कि पार्टिकल्स या किसी भी ऑब्जेक्ट के मूव करने पर कौन सी एनर्जी जनरेट होती है, काइनेटिक एनर्जी। बेटा कौन सी एनर्जी जनरेट होगा, काइनेटिक एनर्जी। तो अब ये रोटेशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी, तो रोटेशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है, उसको बोलते हैं ER। रियल में तो ये लिखा जाता है ER इज इक्वल टू कितना है बेटा, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। तो मुझे इसके अंदर क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन निकालनी है। तो सबसे पहले मैं इसके रिलेशन को सेट करता हूँ, 2 को इधर लेके चले गए तो 2ER यानी कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 आई ओमेगा, 1 को तो छोड़ सकते हैं, तो 1 को छोड़ सकते हैं, तो 1 को छोड़ने पे यहाँ लिख देंगे आई ओमेगा स्क्वायर, क्लियर। अब इससे अगर मैं I को बाहर निकालने की कोशिश करूं तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2ER यानी कि रोटेशनल अपॉन कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, दैट्स क्लियर। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब यानी कि सीधा इसके अंदर क्या करेंगे, हम डायमेंशन रखने की बात करेंगे और डायमेंशन रखने के बाद आपका करेक्ट रिलेशन आ जाएगा। तो यानी कि I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब 2 जो है, 2 तो कांस्टेंट है, यानी कि 2 इंटू, अब E जो है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, उसके बाद ओमेगा जो है वो उसकी वेलोसिटी है। अब इसकी डायमेंशन रखने की कोशिश करते हैं, इधर देखिए, तो I इज इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है, तो इस वाले कांस्टेंट को तो क्या कर देंगे बेटा, हम छोड़ देंगे। इस वाले को क्या करेंगे, इस वाले कांस्टेंट को हम
छोड़ देंगे। अब ई जो बचा वो मेरा काइनेटिक एनर्जी है। तो चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे रोटेशनल एनर्जी हो, एनर्जी कोई सी भी हो, सबकी जो डायमेंशंस होंगी वो डायमेंशंस कैसी होंगी, सेम। एनर्जी चाहे हीट एनर्जी हो, चाहे थर्मल एनर्जी हो, सबकी डायमेंशंस जो होती हैं वो सेम होती हैं। और एनर्जी की डायमेंशन होती है mL2T-2। मैंने पहले भी बता चुका था ग्रुप बना करके कि mL2T-2 बचा ओमेगा। ओमेगा जो होता है एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू, मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूं बेटा, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन होती है 0, यानी कि वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, अपॉन टाइम t, अपॉन टाइम t। तो t की पावर प्लस में है, ऊपर चला जाएगा -1। अब यानी कि t की पावर -1 डायमेंशन होती है एंगुलर वेलोसिटी की, बट इसका मुझे क्या करना है, स्क्वायर। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू हो जाएगा mL2T-2 अपॉन t की पावर -2, t की पावर -2। अब t की पावर -2 ऊपर चला जाएगा तो प्लस में जाएगा, माइनस में प्लस में चला जाएगा। mL2 t की पावर -2 उधर चला जाएगा, t की पावर 2, t की पावर -2 से t की पावर +2 कैंसिल आउट हो गया। तो यानी कि I की डायमेंशन कितना आ गया, I की डायमेंशन आ गई mL²। I की डायमेंशन कितना आ गया, I की डायमेंशन हो गई mL²। यानी कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी को रखते हुए इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो डायमेंशन होती है वो कितनी होती है, mL²। शायद अपना फॉर्मूला भी याद कीजिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू डिस्प्लेसमेंट का या डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास की डायमेंशन तो m होती है। अब डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में, उसे l, यानी कि l का स्क्वायर, इसलिए इसकी जो डायमेंशन हो गई वो कितनी होगी बेटा, mL²। क्वेश्चन आ गया समझ में। इस क्वेश्चन को फटाफट से नोट कीजिएगा आप। तो लेट्स नाउ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखना बेटा, ए फेमस रिलेशन इन द फिजिक्स, यानी कि एक फिजिक्स के अंदर बहुत फेमस रिलेशन है जो रिलेट करता है मूविंग मास m एंड रेस्ट मास m0। जो मूविंग मास होता है यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जब वो मूव करती है तब उसका मास m, और जब वो रेस्ट में आती है उसका मास m0 ऑफ द पार्टिकल इन द टर्म ऑफ स्पीड v, इन द यानी कि उस पार्टिकल का जो है किसकी टर्म में, स्पीड v की टर्म में, एंड लाइट c। दिस रिलेशन इज नोन एज स्पेशल रिलेटिविटी। अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ समझा दूँ। देखो ऐसा होता है, क्वेश्चन को समझने से पहले हम इस डायग्राम को समझते हैं कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का मास, ये अभी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। रेस्ट का मतलब है इसकी स्पीड कितनी है, 0। अब ये यहाँ से, यानी कि रेस्ट में तो स्पीड 0, और जब रेस्ट में स्पीड 0 है तो इसका मास है m0। इसका मास कितना है बेटा, m0। अब जैसे ही इसने चलना शुरू कर दिया, जैसे ही यहाँ पे इसने चलना शुरू करा, तो चलने के बाद यहाँ पे इसका मास आया m। चलने के बाद मास कितना आया, m, और m के अंदर स्पीड के टाइम पे इसकी स्पीड जो थी v थी। तो जो रुका हुआ है, जब ऑब्जेक्ट रुकी हुई है तो उसके मास को बोलते हैं रेस्ट मास, यानी कि वो रेस्ट मास का मतलब है वहां पे ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। और जब ये m मास है, ये है मूविंग। तो क्या बोला, आइंस्टीन ने बताया था ये कि मूविंग मास और रेस्ट मास के बीच में एक रिलेशन बताया था। अब वो रिलेशन स्पीड v और c की फॉर्म में है, तो उसी रिलेशन को क्या बोलते हैं, स्पेशल रिलेटिविटी। क्या बोलते हैं बेटा, स्पेशल रिलेटिविटी। अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहने वाला हूं कि एक ऑब्जेक्ट है, जब वो रेस्ट में है उसकी स्पीड 0 होती है तो मास हो गया m0। जैसे ही वो चलना शुरू करता है, चलने पे उसका मास हो जाता है मूविंग मास m। तो यानी कि रेस्ट मास और मूविंग मास के बीच में एक रिलेशन आता है, और वो रिलेशन स्पीड v और स्पीड ऑफ लाइट c के बीच बनता है। उसी रिलेशन को बोलते हैं स्पेशल रिलेटिविटी। क्या बोलते हैं बेटा, स्पेशल रिलेटिविटी। और जो दे रखा है m इज इक्वल टू m0 1 - v² का होल स्क्वायर। दैट्स क्लियर इसी रिलेशन को कि m इज इक्वल टू m0 अपॉन 1 - v² का स्क्वायर। ये रिलेशन दे दिया। तो कुछ बच्चे ये बोले, तुरंत बच्चे बोले, द बॉय रिकॉल, बॉय लड़कों ने कहा द रिलेशन ऑलमोस्ट करेक्टली, कि ये रिलेशन जो है वो ऑलमोस्ट करेक्टली है, बट फॉरगेट वैल्यू ऑफ सी,
इसमें वो उनके अंदर सी की वैल्यू रखना भूल गए। तो आप उसका जो रिलेशन है उसको सही करके लिखिए और आप उसको बताइए। अब ये क्वेश्चन तो बहुत खतरनाक है, क्वेश्चन तो काफी खतरनाक है। यानी कि रिलेशन जो है, बच्चों ने कहा कि जो हमारा रेस्ट मास और मूविंग मास के बीच में स्पीड की वजह से रिलेशन बन रहा है, वो बन रहा है m इजिकल टू एम नोट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब उसमें सबसे पहले क्या होता है, बच्चों ने कहा कि ये रिलेशन जो है ऑलमोस्ट बिल्कुल सही है, बट लेकिन इसमें कुछ वैल्यू छूट गई है जिसकी वैल्यू सी होनी चाहिए। तो मैं सी कहां रखूं, इसमें सी कहां रखना चाहिए, वो हमें पुट करना है, वो हमें निकालना है। तो वो बेटा निकालेंगे हम डायमेंशन की हेल्प से। क्या निकालेंगे? डायमेंशन की हेल्प से। क्लास 11th के स्टूडेंट बेटा, ये एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है। अब आपको पता लगेगा कि आसान है या टफ है। फर्स्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज ही देख लो, क्या बोल रही है एनसीईआरटी। तो मुझे इसके अंदर सी की वैल्यू पुट करनी है और वो वैल्यू पुट करके मुझे करेक्ट रिलेशन निकालना है, और वो करेक्ट रिलेशन निकालूंगा बेटा डायमेंशन की हेल्प से। कैसे? आइए थोड़ा मैथमेटिकल दिमाग लगा लें, क्योंकि बच्चे रटते हैं मैथ में भी। तो m इज इक्वल टू एम नोट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप सबसे पहले इस रिलेशन को डिफाइन कीजिए। इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। सपोज करो आपका डिनोमिनेटर कितना है? डिनोमिनेटर है मेरा 1 माइनस वी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर मैं डिनोमिनेटर को जीरो कर दूं, अगर मैं डिनोमिनेटर को जीरो कर दूं, तो डिनोमिनेटर जीरो करने पे क्या आता है? तो कितना आ गया बेटा? डी इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये डिनोमिनेटर मुझे जीरो कब मिल सकता है? डिनोमिनेटर जब मिल सकता है जब मेरा v जीरो होगा, जब मेरा v जीरो होगा। यानी कि जब मेरी वेलोसिटी जीरो होगी, जब मेरी स्पीड जीरो होगी, तभी तो मेरा डिनोमिनेटर क्या होगा? जीरो। तो वैल्यू रख के देखता हूं, d इज इक्वल टू 1 माइनस जीरो का स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि d इज इक्वल टू जीरो। अब d की वैल्यू जरा इसमें पुट करके देखूं, तो d की वैल्यू m इज इक्वल टू एम नोट अपॉन यानी कि जीरो। अब जब m नोट अपॉन जीरो, इसका मतलब ये किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड करोगे तो वो क्या हो गया कि उस बॉडी का मूविंग मास रेस्ट मास के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये रिलेशन तो सही नहीं बैठा। अब इस रिलेशन के लिए क्या करेंगे? मुझे इस रिलेशन के लिए यहां पे जो है इसको पूरा जीरो लेकर के आना है। आपने जीरो मान लिया, वो मैंने जीरो तब माना जब मैंने v को जीरो माना, पर लेकिन v खाली जीरो नहीं हो सकता। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो v तो कुछ ना कुछ होगा। v तब जीरो हो सकता है जब मैं v को उसी की जैसी वैल्यू से डिवाइड करूंगा। इसका मतलब जब इसमें ये रिलेशन लगा दूंगा ना कि d इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तब जाकर के मेरा d जीरो हो सकता है, तब जाकर के मेरा v जीरो हो सकता है। क्यों? v इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट और c इज द स्पीड ऑफ लाइट। अगर वो ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से चलेगा, तब जाकर के मेरा d जीरो हो जाएगा, तब जाकर के मेरा d जीरो हो जाएगा। और जब ये सारा d जीरो हो जाएगा तो वो डायमेंशनलेस हो जाएगा। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की स्पीड मैं स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल कर दूं, यानी कि v को c के इक्वल कर दूं, तो v को c को इक्वल करने से हमारा d जो हो जाएगा वो d जीरो हो जाएगा। अब d जीरो होने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट का जो मूविंग मास है वो रेस्ट मास के इक्वल हो जाएगा। इसका अब रेस्ट मास के इक्वल करना है तो इसका मतलब मुझे c कहां पे लगाना होगा? इस रिलेशन में v के अपॉन में लगाना होगा। इस वजह से इसका करेक्ट रिलेशन है m इज इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 1/2। ये रिलेशन आएगा बेटा, और इसी रिलेशन को बोलते हैं क्या? स्पेशल रिलेटिविटी ऑफ द आइंस्टीन। क्या बोलेंगे इसे? स्पेशल रिलेटिविटी ऑफ द आइंस्टीन। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। जरा इन क्वेश्चन पे बहुत ध्यान करना। ये क्वेश्चन कैसे, मैंने आज के लेक्चर में क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराए हैं ऑन द बेस ऑफ डायमेंशन। क्लियर? थैंक यू बेटा आज की क्लास के लिए। लेट्स नाउ स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 कुछ अलग कह रहा है।
अब की बार क्या कह रहे थे, जो अब तक हम क्वेश्चन कर रहे थे वो हमें प्रूव करा रहा था, दोनों तरफ डायमेंशन रख करके हमें प्रूव करना होता था कि डायमेंशन ये जो फॉर्मूला दिया गया है ये सही है या गलत है। अब की बार क्या करेगा, रिलेशन दे देगा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे वान डर वाल गैस इक्वेशंस, उसके बाद हमारे पावर का रिलेशन दे दिया b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन AT। अब उसमें से वो क्या करेगा, मुझसे a और b की डायमेंशन को निकलवाने की कोशिश करेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं ना। अब की बार कुछ चेंज है, क्वेश्चन के अंदर मॉडिफिकेशन किया गया है। अब की बार प्रूव नहीं करा रहा, वो प्रूव नहीं करा रहा, बस आपके पास कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी दे दी जिसका रिलेशन बना के दे दिया p प्लस a अपॉन वी स्क्वायर ब्रैकेट v माइनस बी इज इक्वल टू RT, या अगर मैं इसकी बात करूं p इज इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन AT। इनके बीच में पूरा रिलेशन देने के बाद a और b जो कांस्टेंट है उनकी डायमेंशन निकलवा रहा है मुझसे। अब इनको करने का क्या तरीका है, ये टाइप सेकंड, ये जो क्वेश्चंस हैं यहां से टाइप सेकंड स्टार्ट हो जाता है कि यहां से हम कैसे फॉर्मूले को डायमेंशन निकाल के लेके आते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, यहां से मैं आपको कराने जा रहा हूं टाइप 2 के क्वेश्चंस डायमेंशन के अंदर, कि आप a और b, इसकी जगह c और d होता तो उनकी डायमेंशंस कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन करने का तरीका आपके सामने, वही क्वेश्चन रीडिंग, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कांस्टेंट a एंड b। मुझसे a और b की डायमेंशन पूछी है इन द वान डर वाल गैस इक्वेशन, इस वान डर वाल गैस इक्वेशन के अंदर। तो वान डर वाल गैस इक्वेशन के अंदर एक कांस्टेंट a हो गया और एक कांस्टेंट b हो गया, इन दोनों की मुझे डायमेंशन निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए, मेरे पास वान डर वाल गैस इक्वेशन पता है p प्लस a अपॉन वी स्क्वायर v माइनस बी इज इक्वल टू RT। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। अब ये जो RT है ना, आप खुद बताओ, R जो है वो एक मेरा गैस कांस्टेंट है, बिल्कुल, जो फिक्स होता है 8.023 जूल पर मोल केल्विन वाला। और जो ये क्या है, टेम्परेचर। अगर मैं किसी भी कंडीशन पे जाऊं, अगर मैं STP कंडीशन पे बात करूं तो STP कंडीशन पे तो टेम्परेचर फिक्स होता है 273 केल्विन। अगर आप SATP की बात करोगे, ठीक है ना, तो SATP में कितना होता है 298 केल्विन, यानी कि टेम्परेचर भी फिक्स है। तो मतलब ये पूरी की पूरी टर्म कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। इसका मतलब मैं इसको ये भी लिख सकता हूं बेटा कि P प्लस a अपॉन वी स्क्वायर, समझ रहे हो ना बेटा, स्क्वायर v माइनस बी, RT की जगह लिख सकता हूं मैं कांस्टेंट। अब जब दो चीजें कांस्टेंट होती हैं तो लॉ ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ होमोजेनिटी, मैं होमोजेनिटी के रूल के अकॉर्डिंग क्या करूंगा वो आगे मैं आपको बताऊंगा। लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, इन दोनों सेगमेंट को अलग अलग निकलूंगा। जब आपकी पूरी इक्वेशन जो है किसी कांस्टेंट के इक्वल आ जाती है तो आप उसमें से क्या करेंगे, दोनों सेगमेंट को अलग अलग लिख लेंगे। तो यानी कि मैं ऐसा लिख सकता हूं p प्लस a अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और ये कितने सही बात, खूब, बिल्कुल बढ़िया हो सकता है ना कांस्टेंट। दोनों सेगमेंट, फर्स्ट सेगमेंट तो मेरा ये रहा और सेकंड सेगमेंट ये रहा। मैं बार बार बोल रहा हूं, इस काम को करना मत भूल जाना। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप किसी भी कांस्टेंट के इक्वल आ जाती है तो आप उसके सेगमेंट, दोनों सेगमेंट्स को अलग कीजिए। पहला सेगमेंट p प्लस a अपॉन वी स्क्वायर, दूसरा सेगमेंट v माइनस बी, तो दोनों सेगमेंट को अलग कीजिए। जैसे ही मैं दोनों सेगमेंट को अलग करता हूं तो फर्स्ट सेगमेंट के अंदर आ जाता है p प्लस a अपॉन वी स्क्वायर कांस्टेंट। इसका मतलब कांस्टेंट यानी कि 1, तो मैं ये लिख सकता हूं p v स्क्वायर इज इक्वल टू p v स्क्वायर प्लस a इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब कांस्टेंट है तो मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा, तो यानी कि a इज इक्वल टू कितना आ गया, p v स्क्वायर। a इज इक्वल टू कितना आ गया, पी वी स्क्वायर। करी मेरी बात समझ में आ गई। तो a का रिलेशन कितना आ गया, पी वी स्क्वायर, क्योंकि v स्क्वायर को यहां ले गया, तो पी वी स्क्वायर प्लस a इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब कॉन्स्टेंट हटाने के लिए ये आपकी जो आपका जो कॉफिशिएंट है, ये जो वैल्यू है उधर ले जाऊंगा, तो पी वी स्क्वायर प्लस a उधर ले गया तो a इज इक्वल टू पी वी स्क्वायर बन जाएगा। आप सोचोगे सर ये तो निगेटिव आना चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी कभी निगेटिव होती है क्या, कभी भी निगेटिव नहीं होती। तो a इज इक्वल टू पी वी स्क्वायर। अब इसकी डायमेंशन निकालने की कोशिश करें। P जो होता है वो होती है आपकी प्रेशर। क्या होता है बेटा, प्रेशर। अब प्रेशर की डायमेंशन आप निकालने की कोशिश करेंगे तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की डायमेंशन कितनी होती है, ml/t-2। एरिया की डायमेंशन कितना, एल स्क्वायर, यानी कि ml-1t-2। यानी कि प्रेशर की डायमेंशन कितना हो जाएगा, प्रेशर की डायमेंशन हो जाएगा बेटा ml-1
टी माइनस टू। बहुत से बच्चों को याद भी नहीं हो रही होंगी और बहुत से बच्चों पे निकालनी भी नहीं आ रही होंगी, अपनी प्रैक्टिस करें। ml माइनस वन टी माइनस टू। दूसरी बात करूंगा बेटा मैं v स्क्वायर। v जो है वॉल्यूम, वन वॉल्यूम की डायमेंशन जो होती है l क्यूब होती है, पर यहाँ पे तो स्क्वायर है तो मैं l क्यूब का स्क्वायर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? मैं l क्यूब का स्क्वायर कर सकता हूं। बेटा ये वेलोसिटी नहीं है, ये बेटा वॉल्यूम है, v फॉर वॉल्यूम। तो a इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं डायमेंशन ओपन करूं ml माइनस वन टी माइनस टू, करेक्ट डायमेंशन है। अब यहाँ पे देखो l की पावर क्यूब, वॉल्यूम के ऊपर स्क्वायर है तो l की पावर 6, तो l की पावर प्लस का 6, l की पावर माइनस 1, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे पावर प्लस में आ जाएगी, बन जाएगा ml5 t माइनस टू। यानी कि a की करेक्ट डायमेंशन कितना आ जाएगा? a की करेक्ट डायमेंशन आ जाएगी ml5 t माइनस टू। क्लियर है बेटा? किस तरीके से मैंने अलग अलग सेगमेंट को सॉल्व किया है। पहले एक फर्स्ट सेगमेंट सॉल्व हो गया जिससे a की वैल्यू आ चुकी है। अब मुझे b वाला सेगमेंट निकालना है, तो v माइनस बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बिल्कुल सही, सेकंड सेगमेंट उठाया मैंने, तो मैं इसको लिख नहीं सकता क्या? b इज इक्वल टू v, बिल्कुल लिख सकता हूं। और v जो है बेटा वो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम की डायमेंशन कितनी होती है? l क्यूब, तो b की डायमेंशन कितनी आ गई? l क्यूब। तो यानी कि आप इसका करेक्ट आंसर देंगे कि सर a की डायमेंशन आ जाएगी ml5 t माइनस टू और b की डायमेंशन जो आ जाएगी, b की डायमेंशन आ जाएगी l क्यूब। क्या ये दोनों रिलेशन निकाल सकते हैं? हाँ, इससे हम दोनों रिलेशन निकाल सकते हैं। ये रहा आपका वान डेर वाल गैस इक्वेशंस। समझ में आ गया बेटा? टफ तो नहीं लग रहा? मैंने इसलिए ये नया टाइप चला है जिसमें मुझे किसी भी कांस्टेंट की डायमेंशन निकालनी है। ये वान डेर वाल गैस इक्वेशन थी, और जब कोई भी आपकी बेटा फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट के इक्वल होती है तो आप उसके सारे सेगमेंट को अलग अलग कर देंगे और सेगमेंट को अलग करने के बाद कांस्टेंट के इक्वल रखते चले जाएंगे। तो इतना तो आप मैथमेटिकल जानते ही हैं, p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो वी स्क्वायर को उधर ले जाओ, पी वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, यानी कि कांस्टेंट के इधर ले जाएंगे तो इज इक्वल टू पी वी स्क्वायर। पी जो है वो प्रेशर है बेटा और वी क्या है? वॉल्यूम। तो प्रेशर की डायमेंशन रखिए, वॉल्यूम की डायमेंशन रखिए। आप ये स्क्वायर करना ना भूले, अगर यहाँ पे क्यूब होता तो आपको क्यूब भी करना पड़ता। क्लियर? तो इस तरह से हम वान डेर वाल गैस इक्वेशन के अंदर जो कांस्टेंट a और b हैं उनकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कांस्टेंट a एंड b इन द रिलेशन p इज इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन at वेयर p इज पावर, x इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम। अब इस क्वेश्चन में आप सोच रहे होंगे इसमें भी हमारे पास दो ही कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट a और एक कांस्टेंट b। अब सबसे पहले आपको जब ये पूरा सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है? पहले रिलेशन देखिए। तो रिलेशन दे रखा है p इज इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन at। ठीक है, अब ये सारी चीज दे रखी है, पर लेकिन सबसे पहले मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं सबसे पहले यहां देखूं, लॉ ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग दो सेगमेंट बन रहे हैं। एक सेगमेंट तो बन रहा है b माइनस एक्स स्क्वायर का, b माइनस एक्स स्क्वायर का। तो यानी कि पहले मैं इसी सेगमेंट को अलग निकालता हूं, तो b माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है कांस्टेंट, b माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर? अब यहां पे चलो सपोज करो b माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया, तो अगर मैं कांस्टेंट मानूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू b या b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब x तो डिस्प्लेसमेंट है, x क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन l, तो मैं यहाँ पे l का स्क्वायर कर दूंगा क्या? तो b की डायमेंशन आ जाएगी l स्क्वायर। b की डायमेंशन कितनी आ गई इससे? b की डायमेंशन आ गई l स्क्वायर। क्लियर? अब उसके बाद आपकी जो डायमेंशन बची वो यहाँ पे देखो, इधर देखना, यहाँ पे जो रिलेशन बचा ये वाला कि p इज इक्वल टू 1 अपॉन 80, p इज इक्वल टू 1 अपॉन 80। आपको क्या करना है? मुझे a की डायमेंशन निकालनी है। किसकी डायमेंशन निकालनी है? a की। तो ये वाली डायमेंशन आप मुझे निकाल के दिखाएं कि इसका रिलेशन बचा p इज इक्वल टू 1 अपॉन 80। इसके सेगमेंट में क्या करेंगे हम? मुझे कैसे निकालोगे इसकी डायमेंशन? बताइए आप कैसे करेंगे? मुझे a की डायमेंशन निकालनी है, तो आप क्या करेंगे? इस वाले पार्ट की डायमेंशन निकालेंगे और डायमेंशन निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जैसे p माइनस बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80 में से b माइनस एक्स स्क्वायर एक अलग टर्म हो गई,
P इजिकल टू 1/80 अलग टर्म हो गई, तो B माइनस एक्स स्क्वायर की डायमेंशन तो आ गई। आप मुझे P इजिकल टू 1/80 की डायमेंशन निकालिए और निकालने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है बेटा, आप इसे सबसे पहले नोट कीजिएगा। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपके लिए, कुछ अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सबसे पहले इसमें रीडिंग करना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नया पूछा है, एक नया वर्जन है, इसलिए इस क्वेश्चन पे 3 स्टार लगाएं। क्वेश्चन है छोटा, बस थोड़ा सा दिमाग का है। पढ़ते हैं बेटा, द न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो आप बचपन से जानते हैं, F इजिकल टू Gm1m2/r², वेयर F इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेयर F इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन m1 व m2 मासेज एट ए डिस्टेंस r। यानी कि m1 और m2 मासेज हैं जो r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। ठीक है, ड्राइव द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, यानी कि ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g है ना, इसकी यूनिट निकालनी है आपको। इसकी क्या निकालनी है? यूनिट निकालनी है। और यूनिट को किसके फॉर्म में निकालना है? द फंडामेंटल एसआई यूनिट। फंडामेंटल एसआई यूनिट कहने का मतलब समझिए, आपके पास एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है दो m1 m2 पार्टिकल के बीच में, यानी कि दो मास के पार्टिकल हैं, उनके बीच में हमेशा ऑलवेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखो वो लगता है F इजिकल टू बेटा कैपिटल G m1 m2/r²। ठीक है, ये लगता है। तो मुझे ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मेरी बात ध्यान से समझना, इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है। बोला ना, ड्राइव द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इस G की यूनिट निकालनी है। अब की बार डायमेंशन की बात नहीं कर रहा, कुछ घुमा के यूनिट की बात कर रहा है। और वो यूनिट भी किसकी टर्म में निकालनी है? फंडामेंटल एसआई यूनिट। और फंडामेंटल एसआई यूनिट तो 7 ही होती हैं, जैसे मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक चार्ज, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, ये सब एक्सेट्रा, या क्वांटिटी ऑफ मैटर और मोल। मतलब 7 ही होती हैं। वो जो 7 यूनिट होती है ना, उनकी टर्म में लेकर के आना है इसको। अब आप कह लोगे सर ये तो डिराइव्ड फॉर्मूला है, ये फोर्स तो डिराइव्ड फॉर्मूला है, ये m1 m2/r² से मिलकर बना है, इसका मतलब इसकी जो यूनिट आनी चाहिए वो तो डिराइव्ड आनी चाहिए। पर हम उस डिराइव्ड को फंडामेंटल की फॉर्म में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आप मुझे बताएं। तो उसका करने का तरीका यह होता है, जब भी कोई आपसे डिराइव्ड यूनिट पूछे फंडामेंटल की फॉर्म में, तो आप सबसे पहले उसके डायमेंशन निकालिए। अगर आप डायमेंशन निकाल लेंगे तो जैसे जैसे डायमेंशन आएगी वैसे वैसे उसकी यूनिट भी आ जाएगी, जो मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो मैंने क्या बताया, अगर कोई आपसे डिराइव्ड यूनिट डायरेक्टली पूछता है तो आप सीधे सीधे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिराइव्ड यूनिट निकाल देंगे। पर आपसे डिराइव्ड यूनिट फंडामेंटल यूनिट की फॉर्म में निकलवाए, उसके लिए सबसे पहले ध्यान रखना आपको डायमेंशन निकालना जरूरी है। आप डायमेंशन निकालने की कोशिश कीजिए। तो मैं यहां डायमेंशन की कोशिश करता हूं, तो फॉर्मूले को पूरा एवल्यूट करता हूं, तो बनेगा F/r² इजिकल टू G m1 m2, बिल्कुल सही। अब कैपिटल G जो है, कैपिटल G यहां पे कितना हो गया? F/r² m1 m2, बिल्कुल गुड। G इजिकल टू F/r² m1 m2। अब यहाँ पे F जो होता है बेटा वो होता है न्यूटन, F जो होता है वो होता है न्यूटन, और डिस्टेंस जो मीटर, मीटर का स्क्वायर अपॉन मास का कितना हो जाएगा? किलोग्राम का स्क्वायर। तो यही तो बनता है। अब इसकी ड्राइव्ड यूनिट मैंने निकाल दी, कितना? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसका मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2। ये हो गई ड्राइव्ड यूनिट। बेटा कैसा हो गया? डिराइव्ड यूनिट। यानी कि यहां पे जो हो गया वो आपका हो गया ड्राइव्ड यूनिट। दैट्स क्लियर, ठीक है। ये मेरी ड्राइव्ड यूनिट हो गई। अब ड्राइव्ड यूनिट के बाद मैं इसकी डायमेंशन निकालने की कोशिश करूं। क्या निकालने की? डायमेंशन। तो फोर्स, यहां पे देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फोर्स की डायमेंशन कितना होता है?
फोर्स की डायमेंशन होती है mlt-2, डिस्टेंस की डायमेंशन हो गई l², क्योंकि r² है ना, तो इस वजह से मास की डायमेंशन कितनी होती है, मास का तो मास की डायमेंशन बताइए, किलोग्राम में ग्राम में, मास बताइए, मास को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, m से रिप्रेजेंट करेंगे, तो m का किलोग्राम का स्क्वायर तो मास का स्क्वायर, m से m कैंसिल आ गया, m से m कैंसिल आ गया, तो कितना बचा, यहां पे ऊपर बचा lt-2 इंटू l² अपॉन नीचे एक m बचा कि नहीं बचा, क्योंकि एक m से एक m कट गया, तो ये वाला m ऊपर जाएगा तो माइनस में या प्लस में, माइनस में जाएगा, तो m-1 lt-2 और यहाँ पे l², अरे ये वाला l² और ये l की पावर 1, तो l की पावर क्यूब हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा, m-1 l की पावर क्यूब t की पावर -2, ये आ गई यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन। निकल गया। ये क्या निकाला था बेटा ऊपर, डिराइव्ड यूनिट, ये क्या निकाली, डायमेंशन। डायमेंशन आपको पता है बिल्कुल कैसे निकालते हैं, मैंने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का f को f(r²) अपॉन m², f(r²) अपॉन m², फोर्स की mlt-2, r² यानी कि डिस्टेंस l², अब m1 m2 यानी कि मास की तो दोनों की डायमेंशन m², तो यहां पे जब हमने सॉल्व किया एक m से m कट गया तो कैलकुलेट होके आ गया m-1 l³ t-2, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन होती है। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब इसकी मदद से मैं इसकी यूनिट निकाल सकता हूं SI यूनिट के फॉर्म में, यानी कि फंडामेंटल के फॉर्म में। कैसे, इधर देखिए, इसकी डायमेंशन कितनी है, m-1 l³, मेरी बात समझना, t की पावर -2। अब मैं कैसे, बेटा m से क्या होता है, मास, m से क्या होता है, मास, l किसकी डायमेंशन होती है, डिस्टेंस, कितने समझदार हो आप तो, और t किसकी डायमेंशन होती है, टाइम, तो बिल्कुल अकॉर्डिंग चल जाओ। मास को हम किससे रिप्रेजेंट कर, मतलब किस में नापते हैं, किलोग्राम में, मास की SI यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, तो मास की SI यूनिट किलोग्राम। अब यहां पे देखिए, मास की पावर -1 है या +1 है, -1, तो किलोग्राम का भी -1, l³, डिस्टेंस का क्यूब, इसका मतलब यानी कि डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को l में यानी कि मीटर, यानी कि r³ कुछ भी हो सकता है ना, मेरी बात समझो, यानी कि ये तो डिस्टेंस की यूनिट है l। अब डिस्टेंस को तो यहां मीटर में मेजर करते हैं m³, और टाइम को तो भैया टाइम में चलता है कितना, सेकंड, तो सेकंड की पावर -2, बिल्कुल पावर वही रखनी है, बस मास किलोग्राम में नपता है तो किलोग्राम, डिस्टेंस जो है उसको हम मीटर से लिखते हैं, नपती है मीटर में तो मीटर की क्यूब, टाइम आपका सेकंड में, तो आपका यहां पे फाइनली आंसर आ गया किलोग्राम इनवर्स मीटर क्यूब सेकंड की पावर -2। ये आ गई इसकी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट, ये आ गया आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट इन द फंडामेंटल SI यूनिट। कैसे, मैं आपको बताऊं, क्या किलोग्राम मास की यूनिट है, क्या मास एक फंडामेंटल यूनिट है, मास एक फंडामेंटल यूनिट है, तो मास की किलोग्राम, मीटर लेंथ मीटर, डिस्टेंस भी एक फंडामेंटल, टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तीनों क्वांटिटी कैसी है, एक फंडामेंटल। तो मैं आपके सामने प्रूव भी कर चुका हूं कि मैंने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट को फंडामेंटल के फॉर्म में लेके आ चुका। मुझे लग रहा है आपको यहां से समझ में नहीं आया होगा। बेटा डायमेंशन निकाल सकते हो, डायमेंशन आपको कब निकालनी है, अगर आपसे यूनिट पूछे और वो भी यूनिट फंडामेंटल यूनिट की फॉर्म में पूछे, तो आप सबसे पहले डायमेंशन निकालिए उस चीज की। डायमेंशन निकालने के बाद अब देखिए, जैसे मेरी डायमेंशन आई m-1 l³ t की पावर -2, m से क्या होगा, मास, मास को किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, तो मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम, तो किलोग्राम का जो पावर है वही लगा दो, किलोग्राम इनवर्स। लेंथ, अरे मीटर को लेंथ जो है, लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, तो यहां पे अब यहां l का क्यूब है, लेंथ का क्यूब है, तो यहां भी मीटर का क्या आ जाएगा, क्यूब। टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में, तो टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड, तो पावर -2, तो किलोग्राम इनवर्स मीटर क्यूब सेकंड की पावर -2 इज द SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल, इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल SI यूनिट। क्या बोल रहा हूं मैं, द SI यूनिट ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या द डिराइव्ड यूनिट ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल SI यूनिट। इस तरीके से कर सकते हैं बेटा, आप इसे नोट कीजिएगा।